महाराष्ट्र में एक सामंतवाद की नई परिभाषा लिखी जा रही है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें एक इमरजेंसी के टाइम में और अभी चाइना में भी देखी जाती है हमेशा कि वहाँ कोई बोल नहीं सकता। देखिए ऐसा है कि एक तो ये लेफ्टिस्ट जो हैं ये इनको समर्थन दे रहे हैं और दुनिया में कोई ऐसा साम्यवादी देश नहीं है, साम्यवादी देश है जिसमें कोई जनता को किसी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हो। चीन में तो बच्चे तक पैदा करने की स्वतंत्रता ले ली गई थी। उनकी जो सेना है, जंग लगी हुई आज, इसमें वो एक बच्चे वाले सैनिक हैं जो 4-4 साल तक सैनिक बनने को आते हैं। तो जिन साम्यवादियों ने कभी स्वतंत्रताएं नहीं दी अपने नागरिकों को दुनिया भर में, और जिस कांग्रेस ने यहां इमरजेंसी लगाई, तो उससे अब आगे बढ़ करके जो आज हो रहा है महाराष्ट्र में, वो केवल इमरजेंसी का नहीं है, वो केवल सामंतवाद नहीं है, वो केवल हिटलर का फासिस्टवाद नहीं है, बल्कि ये तो अब इसको कोई नया नाम देना पड़ेगा हमें ला करके, क्योंकि ये फासिस्टवाद से भी आगे बढ़ गए हैं। फासिस्टवाद के अंदर भी ये नहीं हुआ कि एक पत्रकार को गलत आधार पर गिरफ्तार करने के लिए 50 लोग वहां पे AK-47 जैसी बंदूकें लेकर के गए हों। तो ये तो फासिस्टवाद का भी और आगे भ्रष्टतम रूप जो है फासिस्टवाद का ये ले चुका है। मगर सर, जब बात अपने पर आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अभी जब ये सारी चीज़ें चली तो वो जो पहली वाली लाइन है वही चीज़ें आती हैं कि सब स्वतंत्र होते हैं, BMC स्वतंत्र होती है, पुलिस स्वतंत्र होती है। मगर जब ED कार्रवाई कर देती है सर प्रताप सरनाइक पे, तो वो हो जाता है कि केंद्र हमारे साथ वेंडेटा खेल रही है। नहीं हाँ। अब ये क्यों नहीं कहते कि उसने जो किया, क्या नाम है, प्रताप नायक सरनाइक ने जो किया वो भी स्वतंत्र है, जो मर्जी करे। उसको फिर ये देख करके क्यों जोड़ रहे हो कि राजनीतिक तुम्हारे ऊपर जो है शिवसेना के ऊपर बीजेपी हमला कर रही है? भाई वो स्वतंत्र था, वो पैसा कमा रहा था, हैं जिस तरीके से भी, जिस हथकंडे से भी। और हवाला के हथकंडे कहाँ कहाँ तक उसकी जड़ें होती है आप समझ सकते हैं कि हवाला तो आज आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। तो उसको क्यों नहीं कहते कि वो स्वतंत्रता जो कुछ कर रहा था? अब जब ये अगर उसको अपना मानते हैं कि जो हवाला के हथकंडे उसके हो रहे थे और वो हमारा है, तो क्या ये सारे हवाला के हथकंडों को सहमति दे रहे हैं या ये भी उनके अंदर लिप्त है? सर, ये चीज़ें समझने वाली हैं कि सर जब महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन होता है तो 2 करोड़ की ज़मीन सीधा 900 करोड़ की हो जाती है। जितना पूछते हैं सर क्या हीरे की खदान थी वहाँ पे। एक विधायक जो कि ऑटो चालक था, जिसने खुद कहा था कि मैं ऑटो चलाया करता था, उसकी संपत्ति 800 गुना बढ़ जाती है। कैसे महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो रहा है? भैया 44 साल तक शिक्षा में रहा मैं। प्रोफेसर रिटायर हुआ पिछले साल, और प्रोफेसर की नौकरी पे रहते हुए 44 साल में भैया मैं तो 10 लाख भी जमा नहीं कर पाया। और एक ऑटो रिक्शा का अगर करोड़ों का पति हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो पैसा कैसे आता है। दिक्कत मेरी ये है कि जब ये इस तरीके से पैसा कमा करके गलत तरीकों से ऊपर बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हमारी जो एजेंसीज हैं कहाँ रहती हैं? उस समय इन पे दृष्टि क्यों नहीं रखती? और दूसरी बात ये हो गई है कि आज राजनीति के अंदर जो अपराधी वर्ग है, तो बहुत बड़ा एक हर तरीके के अपराध करने वाला राजनीति को अपना कवच समझता है कि मैं जितने मर्जी अपराध करूं, मैं अगर राजनीति में आ गया तो मेरे सब पाप जो है धुल गए। अब वो ये नहीं कि उन्हें गंगा नहाने की ज़रूरत है जाके पाप धोने के लिए, कि वो राजनीति में नहा जाते हैं, तो राजनीति में नहा गए तो सारे पाप धुल गए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज का भारत वो भारत नहीं है जो 5 साल पहले का भारत था। आज के भारत में ये प्रश्न उठेंगे, ये रेड्स पड़ेंगे, और एक एक करके ऐसे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। मगर सर जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब जनतंत्र मजबूत होता है, जनता सड़कों पर उतरती है, तो जनता के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। जब आप उतरे थे सर अर्णब गोस्वामी के इंसाफ के लिए, आप उतरे थे, पुष्पेंद्र जी उतरे थे, RSN सिंह जी जब उतरे थे, तो कहा गया था कि वो जो जनता है वो सब भाड़े की है, किराए की है, ये कोई जनता नहीं है। ऐसा है कि जो गलत धंधे मैं करता हूँ तो मुझको लगता है कि दूसरा भी यही धंधे करता है। मुझे एक पत्रिका का एक कार्टून याद आ गया। एक हिंदुस्तान नाम की पत्रिका आया करती थी, हम जब बच्चे थे, जब उसको पढ़ते थे, तो उसके पिछले पेज पे बाबूजी का एक कार्टून आता था।
तो एक बार कार्टून में दिखाया गया कि बाबूजी के घर के बाहर लोगों ने आके नारे लगाने शुरू कर दिए उनके खिलाफ। तो बाबूजी ने पूछा, भाई कितने पैसे लेके आए हो? तो उनने कहा, जी 100 रुपए मिले हैं। तो बाबूजी ने सबको 150 रुपए पकड़ा दिए कि अब क्या करें? बोले जाओ, जिसने तुम्हें भेजा है उसके खिलाफ जाके नारे लगाओ। तो वो वापस उसके खिलाफ के घर पहुंच गए नारे लगाने के लिए। तो जो ऐसे हथकंडे करते हैं उनको यही लगता है कि जो मैंने किया है वो ही और कर रहे हैं। मगर सर महाराष्ट्र में जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है कुछ दिनों से, जब से ये सरकार का गठन हुआ है तब से, जब ड्रग की बात उठी, जब सुशांत वाला मामले की बात उठी, ये सारे जब मामले उठते हैं तो एक सर्टिफिकेट गैंग सामने आता है जो सबको सर्टिफिकेट बांटता है और कहता है ये तो पवित्र है। रिया चक्रवर्ती का चाहे मामला हो, चाहे अभी जो कॉमेडियन निकल कर आए उनको जिस तरीके से बेल मिल जाते हैं, जनता का ये सवाल उठता है, एक पत्रकार को 1 हफ्ते तक घुमाया जाता है और एक आती हैं कॉमेडियन, उनको बेल मिल जाती है और वहाँ नवाब मलिक कहते हैं कि इनको आप क्यों गिरफ्तार करके जेल में डालो, इनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाए, जो वहाँ ड्रग पैडलर है उनको पकड़िए। देखिए ऐसा है कि जिसे वो लुटियन मीडिया कहा जा रहा है, या ये विदेशी उसमें लिखने वाले पत्रकार जो डॉलर ले करके अपने देश को बेचते हैं वहाँ पे उल्टा सीधा लिख करके, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जितने साम्यवादी हैं, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त आपस में तालमेल है। और इनका क्या होता है कि पहले से ही ये कह दिया गया होता है एक व्यक्ति को कि कोई भी ऐसी घटना हो तो तुम फौरन उस पर हमारे सबके नाम लगा करके ट्वीट कर दो कि 200 इंटेलेक्चुअल ने सपोर्ट किया, 100 इंटेलेक्चुअल ने सपोर्ट किया। ये सब पहले से इनका तय होता है और ये मशीनरी एकदम एक्टिव हो जाती है। और कई बार तो ये होता है, आप देखिए कि जो भी ऐसा उल्टा सीधा कार्यक्रम करते हैं देश के खिलाफ, तो उसकी पहले से ही अपनी रणनीति बना के लिखते हैं कि इधर ये घटना होगी और उधर हम तुरंत जो है इस पे ट्वीट करेंगे, तुरंत हम इसको फेसबुक पे डालेंगे, तुरंत हम इसके ऊपर मीडिया में हल्ला मचाएंगे। लेकिन अब की बार मैंने ज़रा देखा है अर्नब के बाद में, ये ज़रा हिल करके आजकल मुझे लगता है ये बजाय अपने ड्राइंग रूम में स्कॉच पीने के कहीं ठेके में जाके देसी ठर्रा पी रहे होंगे। ये इनकी जो हाल हुई है, और इनका हाल अभी और बदतर होगा। देखिए, सरकार की आलोचना करना एक चीज है, वो प्रजातंत्र का हिस्सा है। आप सरकार की आलोचना करिए, आप किसी राजनीतिक दल की आलोचना करिए, लेकिन देश की सेनाओं पे जो ये बोलती है अरुंधति रॉय जाके, वो भी पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान की सेना बहुत बढ़िया है, समझे, और देश के ऊपर, देश के हितों पे हमला करना, ये आज का युवा नहीं सहेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने इस दौरान देखा है और बड़ी खुशी होती है देख करके कि पहले ये होता था कि जो युवा साइंस के हैं, कंप्यूटर के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, डॉक्टरी करने वाले हैं, ये लोग आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेते थे। आज मैं देख के हैरान था कि कितने लोग जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वो अर्नब वाले आंदोलन के अंदर साढ़े के साढ़े सड़क पे थे और कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, राष्ट्रवाद की वजह से इकट्ठे हुए थे एक जगह पे होकर के। तो ये जो चेतना भारत के अंदर आज जागृत हो रही है, वो अब इन लोगों का जीना दूभर कर देगी जो भारत को बेच करके और भारत की आलोचना करके अपनी जीविका चलाने का धंधा बनाते हैं। मगर सर जनता ये भी जानना चाहते हैं सर कि आखिर जब ड्रग माफिया पर कार्रवाई होती है, ड्रग्स पर कार्रवाई होती है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वह एक अभिनेत्री हो, चाहे एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, जब एक कार्रवाई होती है तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है? चाहे महाराष्ट्र प्रशासन के लोगों को तिलमिलाहट हो। भाई मैंने बता दिया ना आपको दिक्कत क्यों है। दिक्कत यह है कि इन लोगों के लिए राष्ट्रवाद कोई मायने नहीं रखता। हर कम्युनिस्ट को यह पढ़ाया जाता है कि हमको डिक्टेटरशिप स्थापित करनी है प्रोलेटेरिएट की। डेमोक्रेसी का तो इस्तेमाल करते हैं खाली डिक्टेटरशिप के लिए। और आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, सीपीआई ने पाकिस्तान का साथ दिया था 62 के अंदर। इन्होंने कश्मीर के युद्ध के समय क्या किया कि इन्हीं के कम्युनिस्ट नेता ने, अच्युतानंदन ने जब ये कहा कि मैं खून दूंगा भारतीय सिपाहियों के लिए, तो उसको पार्टी से निकाल दिया। आज भी चीन को अक्रांता मानने को तैयार नहीं है। तो ये घटनाएं करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनका देश से राष्ट्र से कोई लगाव नहीं है। एक जगह पे मैं जेएनयू में लेक्चर दे रहा था, तो जानबूझ के मुझसे एक सवाल ये किया गया, देश क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम जिस जगह रहते हो उसे क्या बोलते हो? बोले घर है जी मेरा। मैंने कहा तुम्हारे घर पे कोई हमला करे तुम क्या करोगे? उसे दे दोगे?
छोड़ के भाग जाओगे या घर को बचाओगे? बोले नहीं, बचाएंगे घर को। तो मैं कहा जिस भूमि पे वो घर बना हुआ है ना, वो देश है, और उस भूमि की रक्षा करना ही देश की रक्षा करना, ये राष्ट्रवाद है। फिर एक लड़की उठ के खड़ी हो गई, आज का ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, मैं तो ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय सिटीजन हूं, मैं, मेरे को राष्ट्रवाद और इससे राष्ट्र से क्या लेना। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, फिर जाकर के अपना एक ग्लोबल पासपोर्ट बनवाओ, ठीक है, और किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉलोनी में रहो जाकर के, और वहीं पे नौकरी करो जाके। तो फिर यहाँ इस भूमि पे क्यों रहती हो, इस भूमि का क्यों खाती हो, इस भूमि का वो क्यों करती हो? तो चुप होके बैठ गई। मैं कहा अपनी आइडेंटिटी भी बनवा लो फिर ग्लोबल। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, देखिए इस समय, और ये खाली भारत में नहीं हो रहा, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हुआ कि एक घटना के बाद में कितनी आग लगा देना, कितना वो करवा देना, क्योंकि हो ये रहा है कि हर देश में लोग इनको पहचान रहे हैं कि साम्यवादी क्या है, अराजकतावादी क्या है, और ये लोग राजनीति में एक तरफ होते चले जा रहे हैं दरकरार। तो इसलिए अब भारत में क्या है, 1% वोट नहीं मिलती इनको कम्युनिस्टों को अब, समझिए आप। और एक केरला छोड़ करके इनका अब कहीं राज भी नहीं रहा, और केरला में भी आप देख लीजिए इनका सेक्रेटरी और वो सोने की स्मगलिंग के घपलों में और किसके अंदर कितना फंसा है, ये सब लेकर के। तो ये तो आर्म चेयर साम्यवादी हो गए हैं ये। अब ये शहर वाले कोई वो संघर्ष करने वाले साम्यवादी भी नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को परेशानी है, जिसकी वजह से ये सब करते हैं, और हमारे प्रजातंत्र का और हमारी स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए। मगर सर, जो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी थी, जिसने अपना अस्तित्व हिंदुत्व के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर रखा, आज क्यों उसका झुकाव साम्यवाद की तरफ होता है? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस अपने आप को ये बताती है कि देश को आज़ादी उसने दिलाई, राष्ट्रवादी पार्टी थी, और उसी पार्टी का नेता आज देश में गृहयुद्ध की बात कर रहा है। तो बेटा सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देती है सत्ता। तो वही हो रहा है दिमाग खराब, और इसका क्या उत्तर दूंगा, ये क्या करें। धन्यवाद।